नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक पढ़े लिखे ठग के बारे में। दोस्तों, हम उस ठग के बारे में बात करेंगे जो इस देश की राजनीति में एक आंदोलन से आता है और उस आंदोलन से आता है जिसके पीछे की पृष्ठभूमि भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों को लेकर के उसने किया था। आपको याद होगा कि दिल्ली का 2010-11 का समय, जब पूरा जंतर मंतर से लेकर के रामलीला मैदान खचाखच लोगों से भरा हुआ था और लोग उस ठग पर विश्वास कर रहे थे। मैं ठग क्यों कह रहा हूं? मैं पढ़ा लिखा ठग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसने लोगों के विश्वास को ठगा है। दिल्ली में अभी जिस तरह से वो सरकार चला रहा है और जिस तरह से उस पर रिपोर्ट्स आ रही हैं और जिस तरह से उसके पीछे के बयान आपने अभी देखे हैं, उससे साफ पता चलता है कि उस ठग ने लोगों के विश्वास को ठगा है। और अगर लोगों के विश्वास को उसने ठगा है तो क्या हम उसे ठग ना कहें तो क्या कहें? दोस्तों, ये राजनीतिक ठग है। इसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। आप सभी अब तक जान चुके होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। दोस्तों, याद करिए वो दौर, याद करिए कि किस तरह से इसने पूरी की पूरी दिल्ली की मीडिया को अपने जाल में फंसा रखा था। और कमाल की बात है कि मीडिया जो बुद्धिजीवियों का एक वर्ग माना जाता है था, अभी की स्थिति थोड़ी अलग है, वो भी इसके झांसे में आ चुका था। बड़े बड़े लोग, यहाँ तक कि प्रशांत भूषण, शांति भूषण, अगर हम बात करें योगेंद्र यादव, अगर हम बात करें प्रोफेसर आनंद कुमार, अगर हम बात करें कई आईआईटीएंस लड़के, कुमार विश्वास और कई ऐसे न जाने कितने प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर जो इसके साथ जुड़े और जुड़ करके उन्होंने इसके आंदोलन को सफल बनाया, इसकी पार्टी को खड़ा किया, सिर्फ इस विश्वास पे कि देश में एक सच्चा और ईमानदार इंसान राजनीति करने जा रहा है। लेकिन क्या हुआ? आज की परिवेश में अगर देखें तो क्या वे सभी लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहे होंगे? जिन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए की सैलरी, विदेशों में जो उनकी जॉब सेटल थी, जहां पे वो पूरी तरह से सेटल थे, और वो छोड़ करके आ करके उन्होंने इसका साथ दिया। इसका साथ उन्होंने सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी इसकी पार्टी, इसकी एनजीओ और इसके आंदोलन को फंड किया। लेकिन आज उनके हाथ में क्या है? आज उनके हाथ में एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने अपने रहने पर, अपने इंटीरियर डेकोरेशन पे लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च कर डाले हैं। यह कोई मामूली मामला नहीं है। और बात यह भी है कि अगर हम पुराने मुख्यमंत्रियों से तुलना करें या और भी जो नेता हैं उनसे तुलना करें तो आपको एक दृष्टि में यह मामूली लग भी सकता है। लेकिन सवाल यह है कि हम पुराने जो जिन मुख्यमंत्रियों से तुलना आज उसकी पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं, वो भी बेशर्मी के साथ, क्या वे तुलना सही है? क्योंकि पुरानी पार्टियों ने या पुराने जो मुख्यमंत्री रहे हैं या अन्य पार्टियों की जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये बात कभी नहीं कही थी कि वे सिक्योरिटी नहीं लेंगे, वे 2 रूम के फ्लैट में रहेंगे, वह किसी तरह की सरकारी सुविधा नहीं लेंगे, वे आम आदमी का जीवन जिएंगे। उन्होंने कभी इस तरह का वादा नहीं किया था। सवाल इस बात का है कि इस व्यक्ति ने उन लोगों से नहीं, अगर कहें कि पूरी देश की करोड़ों जनता से यह वादा किया था कि वह एक ईमानदार और सच्ची पॉलिटिक्स लेकर के भारत में आ रहा है और वह पॉलिटिक्स की रूपरेखा बदल देगा। आप याद करिए उस दौर के बारे में जहां पर इसने लोकपाल के लिए लड़ाई लड़ी थी। लेकिन आज वही लोकपाल की स्थिति क्या है, दिल्ली में स्थिति क्या है, अन्य राज्यों की तो मैं बात ही नहीं करता। दिल्ली में आखिर क्या है लोकपाल की स्थिति? आरटीआई, जिसके लिए इसे रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, जिस आरटीआई के लिए इसने धरना दिया और जहां से इसको प्रसिद्धि मिली, आज उस आरटीआई की स्थिति क्या है? तो इस तरह के व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? क्या आप उसे एक ईमानदार या बढ़िया राजनेता कहेंगे, या उसे यह कह करके टाल देंगे कि राजनीति में ऐसा ही होता है, या फिर आप उसे एक ठग मानेंगे? अगर आप देखें तो पिछले 1 हफ्ते से उसकी गतिविधि क्या रही है। जो व्यक्ति लोकतंत्र की बात करता है, जो व्यक्ति मीडिया की स्वतंत्रता की बात करता है, वही व्यक्ति अपने यहां से जिस चैनल पे उसका खुलासा हुआ, उसी चैनल के रिपोर्टर को वह अपने दफ्तर में घुसने नहीं देता है, सवाल पूछने नहीं देता है। और जहां जो व्यक्ति मीडिया के लिए अपने घरों का दरवाजा हमेशा खोले रखता था, वह व्यक्ति आज मीडिया उसके घर के सामने खड़ी है ताकि वे उस घर को देख सके, जान सके
लेकिन उसने मीडिया को इजाज़त नहीं दिया है। यह किस तरह की राजनीति है और यह किस तरह का दोगलापन है कि आप जब राजनीति में नहीं होते हैं तो आप दिखावे के लिए कुछ और कर रहे होते हैं, जब राजनीति में आते हैं तो आप भी वही सब काम कर रहे होते हैं। तो फिर आप में और अन्य पार्टियों में क्या अंतर है? फिर आपने जो वादे किए थे उसका क्या? और आपने जो लोगों का विश्वास जीता था, जो आज लोगों के विश्वास के साथ आप उस विश्वास के साथ खेल रहे हैं, उसका क्या? उसकी भरपाई कौन करेगा? यही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने पॉलिटिशियंस की लिस्ट बनाई थी। लिस्ट बना करके उसमें बताया था कि कौन कौन से पॉलिटिशियंस करप्ट हैं और उन पे किस किस तरह का करप्शन है। हालांकि अलग की बात है कि कई पॉलिटिशियंस से इन्होंने बजाबता लिखित में माफी मांगी है मानहानि के बाद, लेकिन अब वो सारी चीजें भूल गई हैं, वो सारी चीजें बीत गई हैं। और कमाल की बात है कि कैमरे पे भी वह आदमी आकर के बेशर्मी से इस बात को स्वीकार नहीं करता है, वह बातों को बदल देता है। आज आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल की स्थिति क्या है। आज आप देखिए कि एक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कैसा कार्य किया है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और भी अन्य कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे बात किया जा सकता है, लेकिन सवाल यहाँ पर उस कट्टर ईमानदार पार्टी की है जिसकी दुहाई अरविंद केजरीवाल अभी कुछ दिनों पहले शराब घोटाले में जब मनीष सिसोदिया जेल गए थे तो वो दे रहे थे, कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। अब सवाल यह है कि इस तरह की कट्टर ईमानदार पार्टी अगर 45 करोड़ रुपए उसका मुखिया ही अपने घर के रिनोवेशन पे खर्च कर डाले और वो भी एक छोटे से स्टेट का, तो फिर तो ईमानदारी की तो मतलब इस तरह की ईमानदारी तो मुझे लगता है कि लगभग हम राजनीति में देखते आए हैं। फिर आप 2011 और फिर वो आंदोलन और फिर अन्ना हजारे और फिर ये ईमानदारी का चोला और मतलब ये सब जो आपने आडंबर फैला रखा था, क्या आपको लगता है कि इस तरह का आडंबर एक ठग नहीं फैलाता? इसी तरह का आडंबर एक ठग भी फैलाता है, तो अपनी बातों में फंसाता है और लोगों को इस हद तक विश्वास दिला देता है कि जो वो कह रहा है वो या जो वो करने जा रहा है उससे वास्तव में स्थिति सुधरेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, और जब ऐसा नहीं होता है तो बाद में चल करके समाज उसे ठग की संज्ञा देता है। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो अरविंद केजरीवाल पे यह बात पूर्णतः सत्य साबित होती है कि अरविंद केजरीवाल ने लोगों के विश्वास के साथ धोखा किया है, और जब लोगों के विश्वास के साथ आप धोखा करेंगे तो आप एक ठग कहलाएंगे। दोस्तों, इसकी और भी कई कहानियां हैं, अभी तो इसकी परतें खुलनी बाकी हैं। जैसे जैसे ये परतें खुलती जाएंगी हम आपके समक्ष ये सारी बातें लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।